नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसी को यदि हम अंग्रेजी में कहें तो कहलाएगा कोनिक सेक्शंस। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानेंगे कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे एक नया वक्र दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, और फिर हम जानेंगे एक दीर्घवृत्त की विशेष स्थितियां यानी स्पेशल केसेस ऑफ इलिप्स। तो चलिए बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा दो विभिन्न वक्रों के बारे में, वृत्त तथा परवलय। आज हम देखेंगे एक नया वक्र दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा देखते हैं। एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। बच्चों, अचर का अर्थ होता है बराबर, जो कि कभी बदलता नहीं है, जिसका मान निश्चित रहता है। दो स्थिर बिंदुओं जिनकी चर्चा की गई है उनको हम दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा। आइए बच्चों, अब इसी परिभाषा को आकृति की सहायता से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक दीर्घवृत्त दिया गया है जिसकी दो नाभियां दर्शाई गई हैं, F1 नाभि और F2 नाभि। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कहा है दीर्घवृत्त जो है कुछ बिंदुओं का समुच्चय है तल पर, जिनका तल में दो स्थित बिंदुओं से दूरी का योग अचर है। तो आप नीचे का जब समीकरण देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी बच्चों। P1 का F1 से दूरी और P1 का F2 से दूरी, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, P1 F1 प्लस P1 F2। फिर P2 F1 और P2 F2, यानी P2 की F1 से दूरी और P2 की F2 से दूरी, इन दोनों का जब आप योग लेंगे और ऐसे ही P3 का भी कर लीजिए, तो आपको प्राप्त होगा कि जो इन दोनों स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग है वो तीनों ही बिंदुओं का अचर है, बराबर है, समान है, निश्चित है। इसलिए इन बिंदुओं का जो समुच्चय है वो एक दीर्घवृत्त का निर्माण करता है। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दीर्घवृत्त में ही देखते हैं कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में। यहाँ पर बच्चों आपके सामने एक आकृति दी गई है। इस आकृति को देखकर आपको क्या पता चलता है? ये एक दीर्घवृत्त की आकृति है। जो बच्चों दीर्घवृत्त होता है वो अंडे जैसे आकार का होता है। अंडा गोल नहीं होता, वो एक तरफ से थोड़ा बड़ा होता है। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, ये जो दीर्घवृत्त बनाया गया है इसमें दो अक्ष हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष। अब यदि बच्चों में x अक्ष की चर्चा करूं, a से b की जो दूरी है वो a से b की दूरी का अर्थ है कि x अक्ष पर जो दूरी तय की गई है वो ज्यादा लग रही है और y अक्ष पे c से d जो है वो कम लग रही है। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं O, बीच में ये जो मध्य बिंदु है ये केंद्र कहलाता है। जिस अक्ष पर भी दूरी अधिक तय की गई होती है वह अक्ष हमारा दीर्घ अक्ष कहलाता है और दूसरा अक्ष जो है वो हमारा अल्प अक्ष कहलाता है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये जो दीर्घवृत्त बनता है इसकी ये जो दोनों शीर्ष हैं, जैसे ये दोनों बिंदु A और B है, इनको हम शीर्ष के नाम से जानते हैं। और आगे यदि आप पढ़ेंगे बच्चों तो आप दूसरी आकृति में देखिए, पहली आकृति को और ही अच्छे तरीके से खोल के समझाया गया है। ये जो आपने केंद्र देखा, यहाँ से यदि आप शीर्ष A की ओर देखें या फिर शीर्ष B की ओर देखें, दोनों का ही मान बराबर होता है, A के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार यदि आप अल्प अक्ष की चर्चा करें तो O से C लीजिए या O से D लीजिए, दूरी जो अक्ष पर तय की गई है वो बराबर है, उसका मान B है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जो आपने देखा केंद्र से शीर्ष की दूरी है वो A है, लेकिन केंद्र से जो नाभि की दूरी होती है वो C के बराबर होती है, जो कि A का आधा होती है, यानी आप A बराबर 2C लिख सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों दीर्घवृत्त के ये जितने भी आगे देखे आपने केंद्र, शीर्ष, अक्ष, ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्यों पर चर्चा करते हैं। अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी के बीच में संबंध। अब हम इन संबंधों की चर्चा करेंगे, किंतु बच्चों आप देखिए एक नया शब्द आया यहाँ पे, अर्ध लघु अक्ष। हमने तो अभी पिछली आकृति में पढ़ा दीर्घ अक्ष और अल्प अक्ष। तो बच्चों जो अल्प अक्ष है उसको हम लघु अक्ष के नाम से भी जानते हैं और पेपर में जब भी आपका प्रश्न आएगा तो उसमें हमेशा
लघु अक्ष ही लिखा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आपके सामने एक दीर्घवृत्त बनाया गया है। बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों, आराम से समझो कि जो O है वो केंद्र है, P जो है वो दीर्घवृत्त का क्या है, शीर्ष है, और R से P ये दर्शा रहा है कि जो हमारा दीर्घ अक्ष है वो RP है। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र से एक शीर्ष की अगर आप दूरी लेते हैं तो उसका मान A आता है, और केंद्र से आप नाभि की दूरी ले तो वो C होता है। जैसे कि O से F2 देखिए बच्चों C है, यहाँ पे P जो आपका शीर्ष दे रखा है, F1P देखेंगे आप, F2P देखेंगे। अब हम देखेंगे अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी के बीच में संबंध। बच्चों यहाँ आपके सामने एक शब्द आ रहा है लघु अक्ष। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पिछली आकृति पर जब हमने चर्चा करी तो उसमें दो प्रकार के अक्ष थे, दीर्घ अक्ष और अल्प अक्ष। तो बच्चों अल्प अक्ष को ही हम लघु अक्ष के नाम से जानते हैं। परीक्षा में ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रश्न में आपके लघु अक्ष लिखा आएगा और यदि आपके उत्तर में कहीं प्रयोग होता है तो आप वहां पर लघु अक्ष ही लिखेंगे। आइए समझते हैं एक आकृति की सहायता से कि इन तीनों के बीच संबंध क्या होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, आकृति ठीक वैसी ही दीर्घवृत्त जैसी है। केंद्र से शीर्ष तक यानी O से P तक का मान A है। केंद्र से नाभि तक, चाहे आप O से F2 नाभि देख लीजिए या आप O से F1 नाभि देख लीजिए, दोनों का ही मान C दे रखा है। उसी प्रकार अल्प अक्ष में चाहे आप O से Q की तरफ देखिए या O से जो ऋणात्मक Y अक्ष है उसकी ओर आप जाइए, तो दोनों का ही मान जो है वो P के बराबर होगा। अब कहा गया है दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष पर एक अंत्य बिंदु P लीजिए। जैसा कि हमने एक बिंदु ले लिया बच्चों P, आकृति में आप ध्यान से देखिए। अब कहा गया है बिंदु P की नाभियों से दूरियों का योग। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे बिंदु P आपने देखा था, उसका नाभियों से हमें दूरियों का योग लेना है। तो P से एक नाभि कितनी दूर है, P से F2 और दूसरा है P से F1, तो दूरियां जो होंगी वो होंगी F1P प्लस F2P। बच्चों गौर से आकृति की तरफ देखिए कि F1P जो है F1 से लेकर P के बीच में आप देखिए, तो मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया, F1 से O और O से P। अब आप इस पूरी दूरी को जोड़ेंगे तो आपको F1P ही प्राप्त होगा। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि हमें इनके मान प्राप्त हैं। तो F1 से O जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे देखिए, एक है F2P और एक है F1P। आगे बढ़े तो हमने देखा F1O जो है उसका मान है C। उसी प्रकार यदि आप देखें O और P का मान जो है वो क्या है बच्चों, A। क्यों, क्योंकि केंद्र से शीर्ष की दूरी है। उसके बाद जो F2P है वो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, O से P है A और O से F2 है C। तो यदि मैं A में से C को घटा दूं, यानी OP में से O F2 को हटा दूं, तो मुझे F2P प्राप्त हो जाएगा, यानी A माइनस C। अब जब हमने इसको हल किया तो C में से माइनस C होके इसका अस्तित्व हट जाएगा और A और A मिलके 2A बना देंगे। यही बताया था हमने बच्चों आपको कि इनके बीच यही संबंध होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब लघु अक्ष पर एक अंत्य बिंदु Q लीजिए। बिंदु Q की नाभियों से दूरियों का हमें योग लेना है। तो क्या करेंगे, Q से F2 और Q से F1। यहाँ पर आप देखिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। QO जो है वो वहां पर लंब का कार्य कर रहा है। यहाँ पर O पर एक केंद्र पर समकोण कोण बन जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का जब हम उपयोग करेंगे, QF2 और QF1 दोनों ही कर्ण का रूप ले रहे हैं यहाँ पर, तो जो लंब और आधार है इनके वर्गों का आपको योग लेना है। तो QF2 बराबर हो जाएगा √b² प्लस c² और QF1 जो है वो भी इसी के बराबर होगा b² प्लस c² का √। जब आपने इसको हल किया तो वो आ गया 2 इंटू √b² प्लस c²। क्यों, क्योंकि P और Q दोनों दीर्घवृत्त पर ही स्थित हैं। आगे बढ़े तो हमने जाना कि दीर्घवृत्त की परिभाषा से हमें प्राप्त हुआ कि 2 इंटू √b² प्लस c² बराबर होता है 2a के, यानी a बराबर हुआ √b² प्लस c² के।
जिससे हम यह संबंध भी स्थापित कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, अर्थात सी का मान जब आपको निकालना हो तो आप निकालेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों, आपको यदि प्रश्न में ऐसे ही दे रखा हो मान कि केंद्र से शीर्ष की दूरी क्या है, केंद्र से नाभि की दूरी क्या है, केंद्र से जो अल्प अक्ष है उसके शीर्ष की दूरी क्या है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। केवल आपको ये सब याद रखना है, इनके संबंधों को, और अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप एक बार दीर्घवृत्त का चित्र जो है वो बनाकर आप उसे हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, एक दीर्घवृत्त की विशेष स्थितियां। समीकरण सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यदि हम a का मान स्थिर रखें और c का मान 0 से a यानी 0 से a तक बढ़ाएं, तो परिणामी दीर्घवृत्त के आकार निम्नांकित प्रकार से बदलेंगे। अब हम दीर्घवृत्त के आकारों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम कुछ परिवर्तन ला रहे हैं इस समीकरण में। तो देखेंगे बच्चों, पहली स्थिति, यदि c का मान 0 हो गया तो दोनों नाभियां जो है दीर्घवृत्त के केंद्र में मिल जाती हैं और a स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर के, यानी a बराबर b। ये कैसे हुआ बच्चों? अभी हमने संबंध देखा था c बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो c का मान आप 0 रख लीजिए, 0 बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखिए। बच्चों, वीडियो को पॉज करिए, खुद हल करके देखिए, आपको प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर के और a बराबर है b के। इसके बाद जो विशेष स्थिति हमें आई वो हमें कुछ इस प्रकार की मिलेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों c का कोई मान ही नहीं है, यानी c होता क्या है? केंद्र से नाभि के बीच की दूरी। अब जब c का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो ये दर्शाता है कि केंद्र और नाभि के बीच कोई दूरी नहीं है, यानी वो दोनों बिंदु एक ही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अगली स्थिति। यदि c का मान जो है वो a के बराबर हो जाए तो b का मान 0 हो जाएगा और दीर्घवृत्त दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड F1 F2 तक सिमट जाता है। इसको बच्चों आप आराम से समझिए, एक समीकरण अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए, c बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर ये स्थिति डालिए, c की जगह आप लिखिए a। तो आप बच्चों ध्यान से इस वीडियो को पॉज करके इसको हल करने का प्रयत्न करें। c बराबर है वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये जो वर्गमूल वाम पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब c का मान जो है वो a ही दे रखा है, तो a स्क्वायर बराबर हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो b स्क्वायर का मान जो है वो 0 आ गया, यानी b का मान 0 आ गया। अब जब b का मान 0 आ गया तो बच्चों b क्या होता था? b अल्प अक्ष में केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी हुआ करती थी, तो वो रहा ही नहीं। तो आपका जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि अल्प अक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अगला विषय, उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी। इसकी परिभाषा में हमने जाना, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात है। यानी आप दीर्घवृत्त में केंद्र से नाभि की जो दूरी है, यानी O से F2 या फिर O से F1 जो कि हमारा C होता है, और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का, केंद्र से शीर्ष की दूरियां कैसे होती हैं बच्चों? आप देख सकते हैं उसका मान होता है A। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दीर्घ अक्ष की चर्चा की गई है। तो वही हुआ, उत्केंद्रता को हम E के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, E बराबर हो गया C बटा A। अब बच्चों यदि मैं A को बाईं ओर ले जाऊं यानी वाम पक्ष में ले जाऊं तो वो किसके साथ गुना हो जाएगा? E के साथ, और C बराबर A ही एक नया संबंध स्थापित होगा। क्योंकि नाभि की केंद्र से दूरी C है, इसलिए उत्केंद्रता के पद में नाभि की केंद्र से दूरी क्या हो गई? AE। तो यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आपको जो केंद्र से नाभि की दूरी है उसको उत्केंद्रता के पद में दर्शाना है, तो आप वहां पर AE लिखेंगे। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला विषय, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। एक दीर्घवृत्त का समीकरण सरलतम होता है यदि दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो और नाभियां x अक्ष या y अक्ष पर स्थित हो। आगे बढ़े तो हमने देखा
एक आकृति की सहायता से हमने आपको इस मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझाने का प्रयत्न करा। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा इस आकृति में, घबराइए नहीं, बहुत ही सरल तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों, पहले देखेंगे बाएं हाथ पे जो आकृति है, कुछ नहीं है बच्चों, एक दीर्घवृत्त बनाया गया है, केंद्र O है, नाभि में देखिए आप एक तरफ C शून्य निर्देशांक है और एक तरफ ऋणात्मक C और शून्य निर्देशांक है, और शीर्ष के निर्देशांक जो दीर्घ अक्ष के हैं वो क्या है, A शून्य और -A0। ऐसे ही अल्प अक्ष के निर्देशांक है -B और -B। तो बच्चों मानक समीकरण लिखते कैसे हैं, x अक्ष पे शीर्ष के निर्देशांक क्या है, A0, तो x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर लिख दीजिए। अब जो y अक्ष है उस पे अल्प अक्ष है, उसके निर्देशांक क्या है, 0b, तो y स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर लिख दीजिए, यानी x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर हुआ 1 के। ये आकृति आप समझ गए होंगे। चलो बच्चों बढ़ते हैं दूसरे दीर्घवृत्त की ओर। यहाँ पर बच्चों आप देखिए, जो आप देखेंगे कि आकार जो है वो थोड़ा बदला बदला लग रहा है। तो यहाँ पे जो दीर्घवृत्त है उसका दीर्घ अक्ष का मतलब क्या होता था बच्चों, जिस अक्ष पर दूरी ज्यादा तय की गई हो। तो दीर्घ अक्ष यहाँ पर y अक्ष है, और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, दीर्घ अक्ष पर ही नाभियां स्थित होती हैं। तो x अल्प अक्ष है, अल्प अक्ष के निर्देशांक, जो अल्प अक्ष के शीर्ष के निर्देशांक क्या है, b0, तो x स्क्वायर के नीचे आएगा b स्क्वायर। दीर्घ अक्ष जो हमारा y अक्ष है उस पर यहाँ पे निर्देशांक क्या है, a, तो यहाँ पे होगा y स्क्वायर बटे a स्क्वायर। तो समीकरण बनेगा x स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर 1। आशा करती हूँ बच्चों आपको मानक समीकरण समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं इसकी विवेचना। दीर्घवृत्त समीकरण से हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि दीर्घवृत्त पर प्रत्येक बिंदु P x y के लिए, यानी P जिसके निर्देशांक x और y हैं, उस बिंदु के लिए x स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर, जिसका मान जो है वो 1 से हमेशा छोटा होता है। अर्थात x स्क्वायर का मान जो है वो हमेशा a स्क्वायर से छोटा रहेगा, इसलिए x के लिए जो अंतराल बनता है, समवृत्त अंतराल, वो होगा -a से जो है वो बड़ा होगा x, और बराबर भी हो सकता है, और a से छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है। आगे बढ़े बच्चों, तो हमने देखा एक और तथ्य, नाभिलंब जीवा। परिभाषा ये है इसकी कि दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु दीर्घवृत्त पर हो को दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा कहते हैं, यानी लेटस रेक्टम कहते हैं। आकृति में आप देख सकते हैं बच्चों, नाभि से होते हुए जो रेखा जा रही है दीर्घ अक्ष पर लंब है, उसको हम नाभिलंब जीवा के नाम से जानते हैं। दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1 की नाभिलंब की जो जीवा की जो लंबाई है वो होती है 2b स्क्वायर बटे a, और यदि परिवर्तन आप करेंगे तो उसी प्रकार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा एक उदाहरण कि x स्क्वायर बटे 25 प्लस y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 है। इनकी नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। बच्चों x स्क्वायर के नीचे है 25, जो कि एक बड़ा मान दिख रहा है, यानी जो दीर्घ अक्ष होगा वो x अक्ष होगा, और जो आप देखेंगे केंद्र से जो हमारी दूरी होगी शीर्ष की दीर्घ अक्ष पे वो होगी 5। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों, आपके सामने a बता दिया है, a का मान 5 है। यहाँ पे देखिए 25 आपने देखा ना, हर बड़ा है और ये जो 9 है वो छोटा है, तो दीर्घ अक्ष x अक्ष हो गया, मैंने बता दिया था आपको। अब आप तुलना कर लीजिए, तो आपको a का मान 5 प्राप्त हो जाएगा और b का मान जो है वो 3 प्राप्त हो जाएगा। a b प्राप्त है तो आप c का मान हल करके निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे हल करके बच्चों देख सकते हैं। तो नाभि के निर्देशांक हो गए -4 शून्य और 4 शून्य। क्योंकि x अक्ष पर है तो y अक्ष पर किसी प्रकार की दूरी तय नहीं की गई है, तो वहां पर y के निर्देशांक 0 होंगे। शीर्ष के निर्देशांक होंगे -5 शून्य 5 शून्य, जो कि दीर्घ अक्ष की बात की गई है।
दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से आप एक बारी धनात्मक दिशा में देखेंगे और एक बारी ऋणात्मक दिशा में देखेंगे, तो 5 जमा 5 10। लघु अक्ष की लंबाई 2b हो जाएगी, b का मान 3 था तो 6 इकाई, और उत्केंद्रता आप निकाल के देखेंगे वो होता है c बटा a, तो 4 बटा 5, और नाभि लंब जीवा जो है वो हो गई 18 बटे 5। इसी के साथ बच्चों हमने ये उदाहरण समाप्त किया और अध्याय भी समाप्त किया। आशा करती हूँ बच्चों दीर्घवृत्त आज आपको समझ आया होगा, उसकी विशेष स्थितियां। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।